नेक्स्ट चैप्टर इज एटम्स। एटम्स, सबसे पहले बेटा डाल्टन एक साइंटिस्ट था, उसने एटम के बारे में बताया था। डाल्टन गेव ए थ्योरी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। डाल्टन ने एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, matter consists of atom. Matter consists of atom which may be same in an element or different in different elements. Different in different elements. डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम्स कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड। एटम्स कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड, ये डाल्टन ने एटम के बारे में हमें बताया था। नेक्स्ट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन ने was first to propose about a model of atom. About a model of atom. जे थॉमसन को कैसे पता लगा? थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी बेटा। थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी। इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेड हिम टू प्रपोज ए न्यू मॉडल ऑफ एटम नोन एज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब इस मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग ईच एटम consists of a negatively charged particle called electron. हर एटम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का मिलकर बना होगा। अब हमें ये पता है एटम न्यूट्रल होता है। हमें ये पता है एटम न्यूट्रल होता है, तो देयर इज positive charge is distributed in the atom in a sphere of diameter about 10 to the power minus 10 meter in such a way that net charge on atom is 0. यहां से ये पता लगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी क्यों बेटा? क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत थोड़े से रीजन में ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर उसने कहा द इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक प्लम इन द pudding. प्लम क्या होता है बेटा? प्लम का मतलब है आलू बुखारा। आजकल फ्रूट आ रहा है एक आलू बुखारा, एक जूसी फ्रूट होता है, तो इसीलिए इस मॉडल को हम प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। क्या मतलब है इसका बेटा? ध्यान से समझना कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज वाटरमेलन के रेड पोर्शन की तरह है
और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, वो उसमें सीड्स की तरह एम्बेडेड हैं। इसीलिए इस मॉडल का नाम प्लम पडिंग मॉडल भी होता है और वाटरमेलन मॉडल भी होता है। नेट चार्ज 0 है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इन शॉर्ट थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज इज कन्फाइंड इन ए वेरी स्मॉल रीजन like uniform distribution, and the electrons are embedded on it like seeds in small portions. That's why this model is also known as watermelon model or plum pudding model. Next is Thomson assumed the harmonic oscillations of electrons about their mean position. Thomson predicted the small angle scattering of alpha particles from atom due to weak electrostatic forces, due to weak electrostatic force between alpha particle and positive charge of atom. तो ये बेटा थॉमसन ने मॉडल ऑफ एटम में ये चीजें आपको बताई थी। लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, फर्स्ट, रदरफोर्ड प्रूव्ड दैट positive charge is not uniformly distributed in a sphere as suggested by J.J. Thomson, and Thomson could not explain this, even though Rutherford was the student of J.J. Thomson. Rutherford was the student of J.J. Thomson, and Rutherford proved that positive charge is not uniformly distributed in a sphere as suggested by J.J. Thomson. तो J.J. Thomson उस चीज को बेटा प्रूव नहीं कर पाया था। सेकेंड, J. Thomson model of atom could not explain large scattering या scattering through large angles of alpha particle when a beam of alpha particle is passed through atom. तो ये भी थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। द थर्ड पॉइंट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम could not explain the presence of discrete lines in spectrum of hydrogen and hydrogen-like atoms. Hydrogen and hydrogen-like atoms. ये आपको बेटा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। ये लिमिटेशंस थी, इसीलिए हम
इसीलिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बाद एक अच्छे मॉडल ऑफ एटम की तलाश थी, जिसको बाद में रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल ऑफ एटम दिया। नेक्स्ट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अकेले ही एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, गीगर और मार्सडन दो साइंटिस्ट थे, उनके साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने ये देखा कि ये एक एटम है, इस एटम के पास से जब हम एक अल्फा पार्टिकल की बीम को फेंकते हैं तो ये अल्फा पार्टिकल की बीम यहां से जाकर ये कुछ एंगल पे स्कैटर कर जाती है। जितने एंगल पे स्कैटर की, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। इस स्कैटरिंग का रीजन क्या है? दिस स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड दिस न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो जेड ही होगा। तो ये स्कैटरिंग किस वजह से है? दिस स्कैटरिंग इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स between alpha particle and nucleus of atom। ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उसको यहां से कई सारी ऑब्जर्वेशन मिली। पहली ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोज अनडेविएटेड और स्कैटर्ड थ्रू स्मॉल एंगल। 10 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री कम एंगल तक स्कैटर करते हैं। कम एंगल पे स्कैटर करने की वजह से उससे उसको ये ऑब्जर्वेशन का आइडिया लगा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोज अनस्कैटर्ड और डेविएटेड और स्कैटर्ड थ्रू स्मॉल एंगल। इट मींस, इससे ये आइडिया लगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है, क्योंकि अदरवाइज तो स्कैटरिंग ज्यादा होती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ठीक है। फिर उसने ऑब्जर्व किया, वेरी फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर थ्रू लार्ज एंगल ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के, पॉजिटिव चार्ज एटम में कहीं ना कहीं है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल पे फोर्स लगी और अल्फा पार्टिकल डेविएट हो गया ज्यादा एंगल से। वेरी फ्यू, 1 in 10 to the power 5 और 6 अल्फा पार्टिकल्स रिट्रेस देयर पाथ, यहां से गया और अपना पाथ क्या कर लिया बेटा? रिट्रेस कर लिया। इसका मतलब ये पता लगा इस ऑब्जर्वेशन से कि पॉजिटिव चार्ज इज कंफाइंड इन ए वेरी स्मॉल रीजन। पॉजिटिव चार्ज इज कंफाइंड इन ए वेरी स्मॉल रीजन। ठीक है। तभी ये वहां से वापस अल्फा पार्टिकल ने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया। यहां से आपको कुछ चीजें, कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मैं एज्यूम कर रहा हूं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एट एन एंगल थीटा, scattering at an angle theta is given by n theta. N theta is the number of alpha particles scattering at an angle theta. तो यहां से ये पता लगा n theta is inversely proportional to sin 4 theta by 2. n theta is inversely proportional to sin 4 theta by 2. एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। या तो अनडेविएटेड जाएगा तो 0, अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा तो 180। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एट एन एंगल थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin 4 थीटा बाय 2। यहीं से नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एट एन एंगल थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टी का क्या मतलब है बेटा? थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल के से किया था, इसलिए यहां पर थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल पे डिपेंड करती है। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एट एन एंगल थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर। Z1 क्या है? Z1 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम ऑफ द फॉइल। जैसे गोल्ड फॉइल है तो गोल्ड का Z1 लिखना है। अगर गोल्ड की जगह मैं कह दूं एल्यूमिनियम की फॉइल ले लूं तो Z चेंज हो जाएगा। तो अगर गोल्ड फॉइल में इतने अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहे थे, Z चेंज होने से उसी के अकॉर्डिंग अब एल्यूमिनियम फॉइल पे अलग करेंगे। Z2 इज द
एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2 ही होता है, तो इसका Z2 2 आ गया। ठीक है, अगर अल्फा पार्टिकल की जगह कोई और चार्ज पार्टिकल दूं, ठीक है, तो Z2 उसका चार्ज होगा। यही से नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एट एन एंगल थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो बेटा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कम करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो सीधा सीधा जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अलग अलग थीटा पर ये रिजल्ट्स आपको ध्यान होने चाहिए। यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ बनता है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल में थीटा के साथ स्कैटरिंग एट एन एंगल थीटा में, और थीटा में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो अब देखो थीटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 180 हो सकती है। ये ग्राफ इंफिनिटी तक नहीं जाएगा, ये 180 तक ग्राफ बनेगा। 180 पर सबसे कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, ठीक है, और कम एंगल पर ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, ज्यादा एंगल पर कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ मैंने इस रिजल्ट से बनाया है दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन 4 थीटा बाय 2। इस पे बेस न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पे बेस न्यूमेरिकल आ सकता है कि 60 डिग्री के एंगल पर इतने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं तो 30 पे कितने होंगे, तो आपको ये रिजल्ट लगाना है। थिकनेस से रिलेटेड आ सकता है, T1 थिकनेस में इतने हो रहे हैं तो T2 में कितने होंगे, उसके लिए ये वाला रिजल्ट लगाना है। Z1 Z2 के लिए ये वाला रिजल्ट लगाना है। काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड ये वाला रिजल्ट लगाना है। ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिक्स हैं जो आपको क्लियरली पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मान लो ये बेटा मेरे पास एक एटम है, ये न्यूक्लियस, ये एटम, यहां से एक अल्फा पार्टिकल आया अलोंग द सेंट्रल लाइन। यहां से एक अल्फा पार्टिकल बहुत दूर से आया, बहुत दूर का मतलब है इन्फिनिटी से आया, इसकी काइनेटिक एनर्जी ई के मान ली, और ये यहां से रुककर वापस टर्न हो गया। मतलब ये इसी लाइन के अलोंग टर्न होगा, बट मैंने बनाया यहां पर है थोड़ा सा शो, थोड़ा सा अलग से लाइन पे कर दिया। तो ये जहां से रुक के वापस गया, ये डिस्टेंस मैंने आर नोट मान लिया। ये डिस्टेंस जितना ये क्लोज आ सका, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां से ये आया था, काइनेटिक एनर्जी थी इसकी यहां पर, जैसे जैसे ये पास आया, इस न्यूक्लियस ने इसको रिपेल किया। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा फोर्स लगा नहीं पाएंगे। इस न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा, गोल्ड फॉइल की न्यूक्लियस है, तो बेटा वो ज्यादा फोर्स लगाएगी, उस फोर्स की वजह से इसको रिपेल करेगा, धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। अब ये कहीं ना कहीं रुककर वापस आ जाएगा, जहां पे रुकेगा यहाँ वेलोसिटी 0। तो यहां से ये पता लग गया एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कन्वर्ट्स इनटू potential energy of alpha particle, potential energy between alpha particle and nucleus। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा, कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में, और वो भी कौन से वाली पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहां पर जो थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी ई के, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0 Q1। पहली न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze, तो इसका एटॉमिक नंबर मैंने Z मान लिया, इनटू अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है 2E/r0। पोटेंशियल एनर्जी का बेटा फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। तो यहां से जैसे मैंने R0 निकाला, दिस R0 comes out to be 1/4πε0 2ze² by काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 1/4πε0 4ze² by मास ऑफ अल्फा पार्टिकल v अल्फा स्क्वायर।
बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ का 2 ऊपर जाएगा तो ये बच गया, ऐसे बन गया। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4πε0 4ze स्क्वायर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय p स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिख दिया p स्क्वायर बाय 2n। अब अगर मैं कहूं यहां से मेरे पास 3 अल्फा पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी से आ रहे हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, ये सेम है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तीनों का सेम होगा। मैं कहूं मेरे पास 3 पार्टिकल हैं, अलग अलग मास के, अलग अलग मास के हैं, बट काइनेटिक एनर्जी सेम है, चार्ज सेम है, तो बेटा तो भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हर एक के लिए सेम होगा। बट अगर सेम स्पीड से आ रहे हैं, अब मास अलग अलग है, स्पीड सेम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। सेम मोमेंटम से आ रहे हैं, अब मोमेंटम सेम है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, अलग अलग के लिए अलग अलग हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच gives us the idea about the size of the nucleus। न्यूक्लियस का साइज का मतलब है न्यूक्लियस के रेडियस के अप्रोक्सीमेट आइडिया बताता है। कहने का मतलब ये 10⁻⁴ मीटर के ऑर्डर का आता है, क्योंकि उसी के जस्ट पास से ये मुड़ेगा। अब इसमें मैंने क्या एजम्पशन मानी है? पहली एजम्पशन तो ये लिया कि ये बहुत दूर से आया, तभी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। दूसरी एजम्पशन कि न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल को मैंने पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है, बिकॉज ये वाला फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज इसलिए लगता है। तीसरी एजम्पशन, जब न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा होगा तो अल्फा पार्टिकल भी न्यूक्लियस पे फोर्स लगा रहा होगा, तो न्यूक्लियस यहां नहीं रहनी चाहिए, न्यूक्लियस भी मूव करनी चाहिए। तो इसका मतलब मैंने माना न्यूक्लियस किस पे है, रेस्ट पे। न्यूक्लियस क्यों रेस्ट पे मैंने एज्यूम किया है? न्यूक्लियस मैंने इसलिए रेस्ट पे एज्यूम किया क्योंकि न्यूक्लियस बहुत हैवी है, हैवी पार्टिकल की इतनी ज्यादा स्पीड नहीं आ पाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये फॉर्मूला आपको क्लियरली पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपैक्ट पैरामीटर। ये क्या होता है? मान लो ये मेरे पास गोल्ड फॉइल की एक न्यूक्लियस है, ये सेंट्रल लाइन हो गई। इस सेंट्रल लाइन से यहां से मैंने एक अल्फा पार्टिकल भेजा है, तो ये अल्फा पार्टिकल यहां से जाएगा और ये ऐसे हो गया, ये किसी एंगल थीटा पे स्कैटर कर गया। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है b, इसको हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिससे वो थीटा एंगल पे क्या कर रहा है बेटा? स्कैटर हो रहा है। तो व्हाट इज b? b इज इक्वल टू ZE स्क्वायर कोट थीटा बाय 2 बाय 4πε0 काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये फॉर्मूला डिराइव करके आता है इंपैक्ट पैरामीटर का, जो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, पूरा डिराइव करके ही आता है। यहां से आप एक चीज देखो, अगर b 0 हो जाए, b 0 होने का मतलब है बेटा कोट थीटा बाय 2 0 हो जाए। कोट थीटा बाय 2 0, कोट में वैल्यू 0 कब आती है? 90 डिग्री पर, तो थीटा बाय 2 90 हो जाए, तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर एक सेंट्रल लाइन पे अल्फा पार्टिकल आए तो अपना पाथ क्या कर जाता है? रिट्रेस। अगर b स्मॉल हो, b स्मॉल होने का मतलब है कोट थीटा बाय 2 स्मॉल है। कोट थीटा बाय 2 स्मॉल होने का मतलब है थीटा बाय 2 स्मॉल है। अगर b स्मॉल हो तो कोट थीटा बाय 2 स्मॉल है, तो थीटा बाय 2 लार्ज है। लार्ज का मतलब 90 के पास है, तो थीटा ऑब्ट्यूस है, तो थीटा ऑब्ट्यूस होगा। ऑब्ट्यूस का मतलब है जो सेंट्रल लाइन के पास होंगे वो ज्यादा एंगल से स्कैटर करेंगे। अगर b लार्ज हो जाए, b लार्ज होने का मतलब है कोट थीटा बाय 2 लार्ज है। कोट थीटा बाय 2 लार्ज होने का मतलब है थीटा बाय 2 स्मॉल है। थीटा बाय 2 स्मॉल होने का मतलब है थीटा एक्यूट है, और एक्यूट एंगल है। इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल सेंट्रल लाइन से दूर होते हैं वो कम एंगल स्कैटर करते हैं, दे आर स्कैटर्ड बाय स्मॉल एंगल। ये आपको इंपैक्ट पैरामीटर के बारे में पता होना चाहिए।
Next is Rutherford nuclear model of atom. What is Rutherford nuclear model of atom? तो Rutherford nuclear model of atom में Rutherford ने ये बताया कि all mass of atom and all positive charge of atom is confined in a very small region, is confined in a very small region, and that region is called nucleus. ये पहला point. The size of the nucleus is very small and is of the order of 10 to the power minus 14 meter. 10 to the power minus 14 meter. Third point. The negative charge, that is electrons, revolve in the atom about the nucleus, and the necessary centripetal force will be provided by the electrostatic force between the nucleus and the electron. Fourth point. The number of negative charge particle, that is number of electrons revolving around the nucleus, is equal to the number of positive charge, that is number of protons in the nucleus. That's why the atom is electrically neutral. ये Rutherford nuclear model of atom है. This Rutherford nuclear model of atom is analogous to the solar system, जिसमें सारे प्लैनेट सन के अबाउट घूमते हैं. इसमें भी यही हो रहा है, सन की जगह न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन प्लैनेट्स का काम कर रहे हैं. ये आपको ध्यान में रखना है. तो इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. First, it could not explain the stability of the atom. It could not explain the stability of the atom. ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे. जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पर, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो इसकी रेडियस धीरे धीरे कम होती जानी चाहिए. होते 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 ये न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए. बिकॉज एवरी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एवरी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल शुड रेडिएट एनर्जी. अगर ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो धीरे धीरे ये न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए. ठीक है. रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ये न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरना चाहिए. दिस वाज द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड. इसका मतलब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कोई भी एटम स्टेबल नहीं है, क्योंकि सारे एटम में सभी इलेक्ट्रॉन्स किस में गिर जाना चाहिए बेटा? न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए. जो सेकंड पॉइंट था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा of hydrogen and hydrogen like atoms. हमें पता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के अंदर कुछ इनके एटॉमिक स्पेक्ट्रम में कुछ डिस्क्रीट लाइंस आती है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है. ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ये लाइन स्पेक्ट्रम किस वजह से है. ये दो लिमिटेशंस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की थी. तो अब यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं. पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? रदरफोर्ड. हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन. न्यूक्लियस को किसने किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड ने. इलेक्ट्रॉन को किसने किया? जे थॉमसन ने. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की क्या लिमिटेशंस थी ये मैं आपको बता चुका हूं. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से हमें न्यूक्लियस के बारे में पता लगा. इट इज ए न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पे बेस ये नीट में दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए. ठीक है, देखते हैं. अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस. हीलियम न्यूक्लियस और डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम. डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम. अब बेटा ये दो हीलियम एटम डबली आयनाइज्ड है, मतलब हीलियम का आपको पता है He होता है 2 4. इसमें से दो इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, तो इसका मतलब इसके अंदर दो प्रोटॉन बचे और दो न्यूट्रॉन बचे. न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. ये आपका आंसर आ गया. नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है. बहुत से स्टूडेंट गलत करके आए थे इसको. अगले क्वेश्चन पे आता हूं. नीट 2016 में आया हुआ है.
When an alpha particle of mass m moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of charge Ze, its distance of closest approach from the nucleus depend on. अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला देखा था, आपको याद हो, ये रिजल्ट था 2Ze² बाय हाफ mv²। अब आप यहां देखो, मास दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, ठीक है, तो बेटा स्पीड दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, मास के पूछा है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है इस केस में, क्योंकि स्पीड गिवन है, तो ये आपका सी रिजल्ट आ गया, जो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, हमने ये क्लास में किया है। नीट 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, इसमें रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पे बेस।